दोस्तों, शेयर ट्रैक भारत में आपका स्वागत है। मैं राज बोल रहा हूँ। आज दोबारा मैं आपके साथ इंडिया के बारे में एक आर्टिकल जो आई है यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं रहता हूँ टोरंटो में और मैंने अभी याहू हाल ही में खोल के देखा है, yahoo.com यानी कि yahoo.ca होता है यहाँ पर। उसमें याहू न्यूज़ में जगह जगह से न्यूज़ आती है। बिजनेस इनसाइडर से एक न्यूज़ आई थी जिसका शीर्षक था, इंडिया इज़ ट्राइंग टू गेट G20 कंट्रीज टू फॉलो पुटिन्स इंस्ट्रक्शन नॉट टू रेफर टू रशियाज वॉर इन यूक्रेन एज वॉर। तो ये हेडिंग जो है, इसका मतलब है कि पुतिन जो है वो इंडिया पे दबाव डाल रहे हैं कि G20 देश की जो अभी मीटिंग हो रही है इंडिया में, वहाँ पर रशिया का यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है उसे युद्ध करके न पुकारे, उसे कोई और नाम से बताए। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो समाचार आती है इसमें यहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोग का मतलब है कि जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं या यूएसए में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो इंडियन नहीं है, उनको ये पता नहीं कि इंडिया और रशिया का क्या रिश्ता है। इंडिया के लिए गए 60-70 साल में इंडिया का क्या अनुभव रहा है आज़ादी के बाद, ये सब उनको खबर नहीं है। जब ऐसे तरह के हेडलाइंस आते हैं तो लोगों को ये लगता है कि इंडिया जो है यूक्रेन के ख़िलाफ़ है और रशिया के साथ है, और इसका मतलब है इंडिया यूएसए यूरोप ऑस्ट्रेलिया सभी के अगेंस्ट है। बात ऐसी नहीं है। और ये जानने के लिए आप और हम जानते हैं कि इंडिया की क्या मजबूरियां हैं और इंडिया के क्या इतिहास है जिसकी वजह से इंडिया ने ये निर्णय लिया है अभी तक कि रशिया के अगेंस्ट न जाने का और यूक्रेन के साथ न जाने का। इंडिया ने हमेशा कहा है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए और दोनों तरफ को आपस में बातचीत करनी चाहिए और सुलह लेके आनी चाहिए। तो अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और चीज़ें बताने वाला हूँ जो यहाँ के लोगों को पता नहीं है, और शायद आप में से कई लोग जो काफ़ी जवान हैं अभी, आप लोगों को भी पता नहीं होगा। जो मेरे उम्र के लोग हैं उनको तो पता ही होगा क्योंकि आप हिंदुस्तान में रह चुके हो कई साल और आपने आज़ादी के बाद सब देखा है इंडिया के साथ क्या हुआ। मुझे गलत न समझिए, मैं यूक्रेन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि रशिया निर्दोष है। वास्तव ये है कि क्रीमिया को रशिया ने पहले उठा लिया था जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे उसके पहले, और ट्रंप ने आते ही यूएस का रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस था वो निकाल दिया। जो सैंक्शंस क्राइमिया की वजह से डाले थे वो निकाल दिया। और उसके बाद जब रशिया को और भी साहस हुआ तो रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। और मैं सोचता हूँ कि ये जो आर्टिकल यहाँ पब्लिश हुआ है ये एक तरह से इंडिया को बुरी तरह से दुनिया के सामने पेश करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो सैंक्शंस है रशिया के ऊपर, उसका दुनिया पे नेगेटिव असर हो रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रॉयटर्स में एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि इंडिया इज़ नॉट कीन टू डिस्कस और बैक एनी एडिशनल सैंक्शंस ऑन रशिया ड्यूरिंग द G20. The existing sanctions on Russia have had a bad negative impact on the world. तो इसका मतलब ये है कि अभी जो रशिया पे आपने सैंक्शंस डाली है कि आप रशिया के पास से तेल नहीं खरीद सकते, आप रशिया के पास से कुछ नहीं खरीद सकते, आप रशिया को कुछ बेच नहीं सकते, इसके वजह से दुनिया भर में सबको भारी संकट हुई है। और ये जो अमीर देश हैं उनके पास काफ़ी पैसे हैं कि महंगा तेल खरीद ले, महंगा गेहूँ खरीद ले, लेकिन जो गरीब और विकास की तरफ बढ़ने वाली देश हैं उनके पास पैसे नहीं है और उसकी वजह से उनको तो काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। और आप ये भी याद रखें कि अभी ये लोग जो हमें कह रहे हैं कि इंडिया जो है रशिया और यूक्रेन का युद्ध को युद्ध नहीं कहता है, तो यही लोग जब हमारे कश्मीर में उग्रवादी आके बम फोड़ते थे तब उन्हें उग्रवादी नहीं कहते थे, लेकिन आज़ादी के लड़ाकू कहते थे, फ्रीडम फाइटर कहते थे। और तभी इंडिया ने काफ़ी उनको कहा कि आप ऐसा न कहिए, उन्हें उग्रवादी कहिए, लेकिन उन्होंने अपनी राय नहीं बदली।
तो ये सच है कि रशिया ने युद्ध शुरू की है, और ये भी सच है कि पहले रशिया ने क्राइमिया को लिया, फिर उसके बाद ये जो युद्ध चल रही है इसमें दोनों तरफ के लोग मरे हैं, रशियंस भी मरे हैं और यूक्रेनियंस भी मरे हैं, और दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ये चाहता है कि ये लड़ाई और भी चलती रहे। लेकिन ये जर्नलिस्ट जो है जिन्होंने ये, मैं तो इन्हें जर्नलिस्ट का नहीं कहूँगा, इन्हें शायद मैं ओपिनियन पीस वाले कहूँगा, क्योंकि इन्होंने ये बोलना भूल गए कि अगर ये जर्नलिस्ट होते तो अगर उन्होंने ये कहा तो इसके साथ इसके बारे में बैकग्राउंड भी देते थे कि किस चीज़ की वजह से इंडिया इस तरह का रुख अपना रहा है। आपको ये याद रखना चाहिए कि इंडिया में जो है दुनिया के 20% आबादी रहती है। इसका मतलब है दुनिया में 5 में से हर एक आदमी जो है या औरत जो है वो इंडियन है। फिर भी इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट नहीं मिली है, और जब सीट मिलने वाली थी तो हमारे नेहरू जी ने कह दिया था कि हमें नहीं चाहिए। तो ये हालत है इंडिया की, ऐतिहासिक तौर से देखने जाओ तो ना उन्होंने दिया और ना हमने लिया। और उस तरह से देखने जाए तो अगर दुनिया सोच रही है कि इंडिया ने अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध को युद्ध कहा तो उससे फ़र्क पड़ेगा, तो उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में सीट देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का इतना दबदबा है दुनिया में कि अगर वो कह दे कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है वो युद्ध नहीं है तो लोग नहीं मानेंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि यूएन जो है उसे इन लोगों ने डिज़ाइन किया था कि इसी तरह के लड़ाई झगड़ों को बंद करने के लिए, लेकिन यूएन जो है बिल्कुल नाकामयाब रही किसी ऐसे चीज़ों के ऊपर। लेकिन अभी ये लोग यूएन के पीछे नहीं पड़े कि भाई यूएन तुम कुछ कहो या तुम कुछ करो, लेकिन ये लोग इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया इस युद्ध को युद्ध नहीं कहना चाहती क्योंकि पुतिन का दबाव है। तो अगर इंडिया का जो ओपिनियन है इन्हें इतना महत्वपूर्ण लगता है तो इनको याद रखना चाहिए कि इंडिया तो G7 में नहीं है और इंडिया का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट भी नहीं है। तो पहले आप इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट दे दीजिए, परमानेंट काउंसिल में, फिर उसके बाद इंडिया से अपेक्षा रखे तो फिर बोल सकते हो आप कि भाई आपको इतनी जिम्मेदारी दी है, आपको इतना सम्मान दिया है, अभी आप कुछ करिए। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं है। अभी की इतिहास देखते हैं, अभी ना यूरोप ना यूएसए हमारी मदद के लिए आया जब हमारे 2 युद्ध पाकिस्तान के साथ और 1 युद्ध चीन के साथ हुआ। इंडिया जो है एक बड़ी सेकुलर और मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी है, और यूएसए यूरोप हमेशा डेमोक्रेसी के बारे में बहुत बात करते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, सभी जगह डेमोक्रेसी होना चाहिए। लेकिन हमारा पड़ोसी जो है वो डेमोक्रेसी नहीं था, हमेशा से मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही रहा है। और इस संबंध में मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ कि किस तरह से यूएसए और ब्रिटेन को इंडिया को हमेशा नीचा देखा है। रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी के बारे में काफ़ी कुछ कहा है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब निक्सन प्रेसिडेंट था इंडिया को उन्होंने रशिया की तरफ का देखा था और उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया यूएस ने। निक्सन हमेशा इंदिरा गांधी के बारे में बुरी बात कर रहे थे, उन्हें हमेशा इंदिरा गांधी की कोई भी पॉलिसी रहती उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और उन्हें ये भी अच्छा नहीं लगा कि इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से छुड़ाया। तो ये निक्सन गलत क्यों है ये समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि पार्टीशन कैसी हुई। अभी ये जो यूएस ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में जो गोरे लोग रहते हैं या अलग अलग तरह के नॉन इंडियन लोग जो रहते हैं उनको ये सब पता नहीं है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि जब आज़ादी मिली हमें तो ब्रिटिश ने बहुत ही बुरा काम किया। इंडिया के 3 भाग किए। एक भाग इंडिया के ईस्ट की तरफ जो अभी बांग्लादेश है, दूसरा भाग इंडिया के वेस्ट की तरफ जो पाकिस्तान है अभी, और बीच में इंडिया। भला कोई इस तरह से पार्टीशन करता है कि एक देश के बीच में एक और देश आ जाए? तो कोई ऐसा करता ही नहीं है। ईस्ट और वेस्ट 2 देश, उनके बीच में इंडिया। तो इसकी वजह से जब पार्टीशन हुई तो तुरंत बहुत खून बहा, क्योंकि बहुत सारे हिंदू लोग जो थे वो पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़ के आ गए, और बहुत सारे मुस्लिम्स जो थे वो इंडिया छोड़ के, उनका सब सामान छोड़ के पाकिस्तान चले गए।
और इंडिया में उनका जो प्रॉपर्टी था उसके लिए वक्फ बोर्ड बन गया और वो सब उनके ही कब्ज़े में है। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू लोगों ने सब छोड़ के आए थे उनका अभी कुछ रहा नहीं, उनको सब नया सिरे से इंडिया में आके सब बनाना पड़ा। और जब आज़ादी हुई थी तो पाकिस्तान में जितने हिंदू बाकी रहे उनकी संख्या तो और भी कम हो गई, लेकिन इंडिया में कुछ उस तरह से नहीं हुआ क्योंकि इंडिया सेक्युलर डेमोक्रेसी कहलाता है। तो हमारे मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन, पारसी, हिंदू सब लोग अच्छे से रहे, सबकी संख्या बढ़ गई और इंडिया ने काफ़ी तरक्की की। तो ये जो है जिस तरह से देश का बंटवारा किया गया था और उसके बाद जो परेशानी हुई उसके तुरंत बाद जब ब्रिटिश निकल गए, तो वो बहुत सारे लोग दुनिया में जानते नहीं है ये बात। तो पहली बात है कि ब्रिटेन ने हमें बहुत बुरी तरह से हमारा देश का बंटवारा किया और उसके बाद बहुत खून खराबा हुआ। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को इंडिया का 16% धन जो है वो उठा के पाकिस्तान को दे दिया और जो मिलिट्री थी इंडिया की उसमें से 33% उठा के पाकिस्तान को दे दिया उन्होंने। और उसके बाद जो हुआ आप सब जानते हैं कि किस तरह से कश्मीर की महाराजा ने डिले किया सरदार पटेल के साथ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए एग्रीमेंट साइन करने का, और उसके अंदर बहुत तकलीफ़ हो गई। लेकिन ये तो बाद की बात है। लेकिन जब पार्टीशन होके ब्रिटिश चले गए तो ईस्ट पाकिस्तान जो था, जो अब बांग्लादेश है, तो उन्होंने ही हमें कहा कि भाई हमें मदद कीजिए क्योंकि हमारा इधर अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है वेस्ट पाकिस्तान के साथ। और वहाँ से लाखों की तादाद में शरणार्थी इंडिया के अंदर आने लगे ईस्ट पाकिस्तान से। तब इंडिया को हस्तक्षेप करना पड़ा बांग्लादेश को छुट्टा कराने के लिए। और जब ये सब यहाँ चल रही थी, ये जो युद्ध चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और सब, तभी निक्सन प्रेसिडेंट थे और किसिंजर उनके ऑफिशियल थे। और उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को डटकर सहायता दी और बहुत सारे बंगाली लोग मारे गए। 10 मिलियन रेफ्यूजी इंडिया के अंदर आ गए तभी, और दिल्ली के पास कोई और रास्ता नहीं था पर उन्हें ईस्ट पाकिस्तान में से बांग्लादेश बनाने के लिए मदद करनी पड़ी। और दिसंबर 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और बांग्लादेश एक नया देश बन गया वहाँ पर। और उस वक्त से जो टेप थे हेनरी किसिंजर और प्रेसिडेंट निक्सन के बीच, वो अभी हाल ही में रिलीज़ हुए क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है और 30 साल होने के बाद वो रिलीज़ होती है। तो रिलीज़ होने के बाद उसमें से हमें बहुत कुछ जानकारी मिली है। तभी हेल्डरमैन जो थे वो वाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ थे और जून 1971 में ये बातचीत चल रही थी। निक्सन साहब ने कहा था, अनडाउटेडली द मोस्ट अनअट्रैक्टिव वुमेन इन द वर्ल्ड आर द इंडियन वुमेन। और निक्सन साहब ने बोला, अनडाउटेडली द मोस्ट सेक्सलेस नथिंग these people. I mean, people say, what about the black Africans? Well, you can see something, the vitality there. I mean, they have a little animal-like charm. But God, these Indians act pathetic. ये जो है उन्होंने कहा था निक्सन ने, ये तभी हमें पता नहीं था क्योंकि ये सब सीक्रेट में रहता है, ये सब टेप्स में है। एक्चुअली आप टेप भी सुन सकते हो, रिलीज़ हुई है ये सब टेप्स। और उन्होंने ये कहा था, इसका मतलब है कि उन लोग इंडियंस को इतना नीचा देखते थे कि हम लोग इतने तुच्छ हैं इनके नज़र में कि हमारे लिए कोई सहायता करने की ज़रूरत नहीं और हमें सिर्फ जानवर की तरह ये देखते थे। और नवंबर 4, 1971 में वाइट हाउस में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गई थी हेनरी किसिंजर के साथ बात करने के लिए। और तब प्रेसिडेंट निक्सन के साथ बात करने के लिए तभी भी प्रेसिडेंट निक्सन ने इंदिरा गांधी के बारे में बहुत ख़राब चीज़ें कही। और थोड़े दिन के बाद नवंबर 12, 1971 में उनकी एक बातचीत चल रही थी इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बारे में। हेनरी किसिंजर थे रूम में, वो तभी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम पी रॉजर्स भी थे। और जब रॉजर्स साहब ने इंदिरा गांधी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी को डांटा और कहा कि आप
ये पीछे हट जाइए लड़ाई से, तब प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा, आई डोंट नो हाउ दे रिप्रोड्यूस। इसका मतलब है कि ये इंडियंस लोग इतने ख़राब दिखते हैं कि ये लोग किस तरह से बच्चा पैदा करते हैं। ये नवंबर 1971 में कहा था प्रेसिडेंट निक्सन ने, जब इंदिरा गांधी वहाँ पर विजिट की थी तभी। और ये सब जो है रिकॉर्ड्स में है और हमने देखी है कि इस तरह का इनका विचार था। और सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा, दिस इज़ जस्ट द पॉइंट व्हेन शी इज़ अ बिच। ये प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा था। और किसिंजर ने उनको कहा था कि उसके जवाब में किसिंजर ने कहा था, इंडियंस आर बास्टर्ड्स एनीवे, एंड एग्रीड दैट गांधी वॉज अ बिच। तो ये जो है, ये जो बातें हैं, ये किसी भी औरत के बारे में हम नहीं कह सकते, और वो भी एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कह सकते। और ये जो देश है अमेरिका, ये समझ रही है कि ये सब डेमोक्रेसी के सबसे बड़े मिसाल है अमेरिका। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंडिया ने पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर बनाई, और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएस का प्रेसिडेंट के समान है, उसी लेवल पे है। और अभी तक यूएस में एक भी प्रेसिडेंट नहीं बना। और जब हिलरी क्लिंटन जो है, जिनका बहुत ज्ञान है फॉरेन पॉलिसी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो जब प्रेसिडेंट के लिए लड़ने को आई तो इन्हें वुमेन प्रेसिडेंट के ऊपर इतनी घृणा थी कि उन्होंने ट्रंप को प्रेसिडेंट बना दिया, जिसको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी था। और उसके प्रेसिडेंटशिप ख़त्म होने के बाद दंगा फसाद हो गई, और आज तक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है जूझ रही है सब कुछ सीधा करने के लिए। तो ये है उनका जो मानसिक था, उनकी जो मानसिक था, और ये लोग हमें अभी सिखाने आ गए हैं। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि इंडिया जो है, इंडिया में तरह तरह के लोग हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देखिए, और गुजरात से लेके बंगाल तक देखिए। अपने पास नागालैंड के लोग हैं, आसाम के लोग हैं, मिज़ोरम के लोग हैं, केरला के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, गुजराती है, पंजाबी है, मराठी है, तरह तरह की भाषा है। और कई धर्म है इंडिया में, कई लिखित भाषा है, यानी कि लिपि है। और कई तरह की मराठी लोग बोलते हैं, कई तरह की हिंदी लोग बोलते हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। और इसके साथ भारत एक गणतंत्र रहा है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहा है। और हमने फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाई है, हमने फीमेल प्रेसिडेंट भी बनाई है, हमने एटलीस्ट दो मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाई। एक तो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, सब महान लोग थे। और एक सिख प्रेसिडेंट भी थे हमारे, ज़ैल सिंह साहब, ज्ञानी ज़ैल सिंह। और ये सब हमने किया है। लेकिन अमेरिका में अभी तक क्रिश्चियन गोरे आदमी को ही वो प्रेफर करते हैं। और जब ओबामा प्रेसिडेंट बन गए तो वो हमेशा उनकी निंदा करने के लिए उनका मिडिल नेम जो है हुसैन, उसे जानबूझ के कहते थे। उन्हें बराक ओबामा नहीं कहते, बराक हुसैन ओबामा कहते थे, ताकि उन्हें नीचा दिखाया जाए। और ये देश लोग को लगता है कि हमें पता नहीं। यही ओबामा साहब जब इंडिया में आए थे तो हमें भाषण दे रहे थे कि आप लोग को सभी को मिलजुल के प्रेम से रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पारसी सब भाई भाई। अरे हमें इन्हें सिखाने के बदले इन्हें खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो है यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि कोई इन्हें समझाता नहीं। और मैं इसीलिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि इनको नहीं समझ में आया तो हमें कोई बात नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर जो जवान लोग हैं, जिन्होंने ये पुराने दिन नहीं देखे थे, जिन्हें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उनको पता चले कि ऐसे भी दिन थे। और आज की तारीख में हमारे पास जो है युवा शक्ति है, और बाकी के देशों में, यूरोप में खास यंग पीपल की कमी है। उसका मतलब ये है कि जो बूढ़े लोग अभी रिटायर हो रहे हैं, उनका पेंशन भरने के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। जब लोग काम करके पेंशन के लिए पैसा भरते हैं तो जो रिटायर हो गए उनको पैसे मिलते हैं। तो अभी इन लोग हमारे नौजवान को चुराने के पीछे पड़े हैं कि
अभी कनाडा भी वही कर रहा है कि आप आ जाओ, इमिग्रेशन देते हैं हम आपको, आप आ जाओ। सब जवान लोग को इंडिया खर्चा करके पढ़ा लिखा कराता है और यहाँ पर लोग आ जाते हैं। मैं भी उसी तरह से यहाँ पर आ गया। लेकिन मैं जब इंडिया छोड़ के आया था तब इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत थी, रोड ठीक नहीं थे, पानी नल पे नहीं आती थी, बिजली नहीं थी, इंटरनेट भी बहुत स्लो थी, डायल अप इंटरनेट वगैरह थी, और हमारे सेल फ़ोन भी तभी शुरू हुआ था। तो पुराना टाइम अच्छा नहीं था। अब का जो टाइम है, इंडिया काफ़ी तरक्की कर रही है। अपने यूपीआई जो है, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस जो नया बनाया है, सेल फ़ोन से लोग एक दूसरे को पैसा भरते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये तभी नहीं थी। और अभी जो है इंडिया तरक्की करने वाली है और इसकी युवा शक्ति की बहुत ज़रूरत है। और इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि इंडियन युवा को पता चले कि इंडिया में कितनी शक्ति है। बाहर की चमक धमक तो सिर्फ दिखावा है। यहाँ आने के बाद लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इनका जो हाई लेवल था वो धीरे धीरे घट के नीचे आ रहा है। लोग 2-2 3-3 नौकरियाँ कर रहे हैं, फिर भी उनको दाना पानी करना मुश्किल पड़ रहा है। तो ये यहाँ की हालत है। और इस हालत में अभी आप वो ओरिजिनल स्टेटमेंट देखिए जिसके साथ मैंने शुरू किया था। इंडिया क्यों नहीं कहता है कि ये युद्ध है? इंडिया क्यों रशिया को दबाता नहीं है? इंडिया क्यों रशियन तेल लेता है अभी तक? इसके पीछे एक बड़ा कारण है। इंडिया कहता है कि जो गरीब देश हैं और जो देश है विकास की तरफ प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास ताकत नहीं है कि महंगा तेल खरीदे। इंडिया चाहे तो महंगा तेल शायद खरीद ले, लेकिन हमारे यहाँ विश्व के 20% लोग इंडिया में रहते हैं, और हमारी जो ग्रॉस उसको क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक आदमी की सालाना जो इनकम है सिर्फ $2,500 के आसपास है। यूएस में हर एक आदमी की एवरेज इनकम जो है $50,000 के आसपास है। कनाडा में $47,000 के आसपास है। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूएस में आदमी साल में जो कमाता है उसका 10% जो है, 10% भी नहीं, 5% इंडियन कमाता है। तो ऐसे में अगर तेल का भाव बढ़ जाए तो कितनी तकलीफ़ होगी। अभी यूएसए और यूरोप क्या चाहते हैं इंडिया से? वो ये चाहते हैं कि रशिया जो आपको सस्ता तेल दे रहा है आप उससे मत खरीदिए और आप बाकी लोगों से खरीदिए। और अगर इंडिया को इतना जो तेल चाहिए वो बाकी लोगों से खरीदे तो इंडिया को कंपटीशन करना पड़ेगा यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, सब के साथ। तो एक तो रशिया का तेल मार्केट से निकल जाएगा और बाकी जो बचा हुआ है वो तेल जो है उसके लिए हम लोग कंपटीशन करेंगे। तो सोच लीजिए कि तेल का भाव कितना बढ़ जाएगा। और अभी इंडिया में महंगाई दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में महंगाई 2 to 3% कम है। वो इसलिए क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने रशियन ऑयल खरीदी सस्ते में और दुनिया को बोल दिया कि भाई हमें हमारे आदमी लोगों की फ़िक्र है, हमें उनकी रक्षा करनी है और हमें उनकी देखभाल करनी है, और हम इतना महंगा तेल नहीं खरीद सकते। रशिया सस्ते में देता है तो हम उनके पास से लेंगे। तो ये आपने देखा होगा, सोरोस साहब ने भी कहा कि इंडिया पैसे बना रहा है रशिया से सस्ता खरीद के। तो ये सब जो चीज़ है ये लोग बोलते हैं, लेकिन इन लोग खुद अपने ही आंगन में झांक के देखे कि इनकी क्या पॉलिसी रही है। तो इन्होंने कह दिया कि ईरान तेल नहीं बेच सकता किसी को, इन्होंने कह दिया कि वेनेजुएला तेल नहीं बेच सकता है किसी को, और इन्होंने इराक को तो उड़ा ही दिया था। तो ये लोग तो अपनी भी मनमानी करते हैं। और इंडिया तो सिर्फ यही कह रहा है कि हमारे जो 1.5 करोड़ आबादी है इनकी हमें रक्षा करनी, ये हमारा पहला दायित्व है, इसलिए हम सस्ता तेल लेंगे। और अगर हम रशिया के पास से सस्ता तेल ले रहे हैं तो हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि रशिया युद्ध कर रहा है कि क्या कर रहा है। वो रशिया जाने और यूक्रेन जाने, अगर अमेरिका और यूरोप को पड़ी है तो वो लोग समस्या सुलझा दे। क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो इन्होंने हमें सहायता नहीं दी, और ना ही सहायता न दी बल्कि हमारे खिलाफ इन्होंने लड़ाई की। और जब उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में शिप्स भेजी थी ब्रिटेन और अमेरिका ने, तभी रशिया ने न्यूक्लियर सबमरीन भेजी थी इंडिया की सहायता के लिए, और सीज़ फायर और सब करने में इंडिया की मदद की थी रशिया ने। और उस वक्त जब हमें हथियारों की ज़रूरत थी तब यूएस ने हमें हथियार नहीं बेची।
हमें रशिया ने हथियार बेची। तो आज की तारीख में रशिया जो है हमारे साथ पहले से रहा है, और उसकी वजह से हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई अभी रशिया का बुरा वक्त आ गया है तो हम उसे छोड़ देंगे। रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रह के इंडिया की बहुत मदद की, क्योंकि रशिया के पास भी वेटो था। अगर रशिया हमारे साथ नहीं होता तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। कई बार हमें रशिया ने बचाया है। तो उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि देखो हमारे रिश्ते जो है रशिया के साथ ये काफ़ी पुराने हैं, और आप भी जानते हो कि आपने क्या किया है, रशिया ने हमारे लिए क्या किया है। तो आप ये समझ लीजिए, इसीलिए दुनिया जो है इंडिया पर दबाव नहीं डाल पा रही है। लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसे पत्रकार मिल जाए जो ऐसे हेडलाइन बना दे जिससे कि बाकी के विश्व में लोगों को इस तरह से लगे कि इंडिया जो है उनके खिलाफ काम कर रहा है, ताकि दुनिया में इंडिया के खिलाफ नफ़रत हो जाए। तो इस तरह से जर्नलिस्ट कर रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता था। तो हमारे जवान लोग जो हैं जिन्होंने पुराने दिन नहीं देखे, उनको ये समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये इंडिया जो है ये भी कह रहा है कि आप आगे पीछे देखिए, देखो श्रीलंका जो है ये तो इसकी तो दिवालिया निकल गई थी। अभी अगर तेल का भाव और भी बढ़ जाए कि इंडिया खुले मार्केट में घुस जाए, तो न ही इंडिया के अंदर लोगों को तकलीफ़ होगी, बल्कि श्रीलंका किस तरह से तेल ले पाएगा। पाकिस्तान की भी हालत ख़राब है, आईएमएफ के पास गए हैं, उनके भी लोगों को तकलीफ़ होगी अगर तेल का भाव और भी बढ़ गया तो उन लोग क्या कर पाएंगे। उनको चाय वगैरह भी ले इंपोर्ट करने के लिए तकलीफ़ हो रही है, और उनके पास शायद $3 बिलियन या ऐसा कुछ बाकी है। तो इंडिया कहता है कि भाई तुम यूरोप में तुम्हारी लड़ाई है, हमारा क्या लेना देना, आप लोग संभाल लीजिए आपस में, हमको जहाँ तेल मिलता है हम ले लेंगे, आप अपना देखिए, हम हमारा देखते हैं। और इंडिया कहता है कि हमें एशियन कंट्रीज़ और गरीब देश है उनका नेतृत्व करना है, हम लोग उनके बारे में सोचने वाले हैं, क्योंकि आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो। आप तो सिर्फ अपना खुद का देख रहे हो और उनके बारे में देख नहीं रहे हो। और ये ग्लोबल साउथ जो है और ये गरीब देश जो है, इनका सब नेतृत्व हम कर रहे हैं, और हम उनकी तरफ से भी बोल रहे हैं कि हमें इस लड़ाई में आना नहीं है, और हम जो तेल ले रहे हैं इसके बारे में आप फिक्र न करें, और आपस में आप सुलझा लीजिए जो कुछ है। आप रशिया से बात कर लीजिए, आप यूक्रेन से बात कर लीजिए, ज़रूरत पड़े तो हम हमेशा आके रशिया को भी बोल सकते हैं और यूक्रेन को भी बोल सकते हैं कि भाई युद्ध बंद कर दीजिए, लेकिन हम इस चीज़ में बीच में पड़ना नहीं चाहते। तो ये बात है इस इंडिया के तरफ से, जिस कारण से इंडिया रशिया के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। और आपको एक और भी हिस्टोरिकल चीज़ बता दूं कि ये जो विंस्टन चर्चिल जो है, उन्होंने क्या कहा था। एक बार हमारे यहाँ पर जो है बंगाल में फेमाइन आ गया था। फेमाइन का मतलब है इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं थे, क्योंकि बरसात ठीक से नहीं हुई थी, और उस टाइम ब्रिटिश राज थी। और तभी इंडिया के सेक्रेटरी एमरी ने उनके डायरी में लिखा था। एमरी जो है वो इंडिया के सेक्रेटरी थे ब्रिटिश के तरफ से, वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में थे। उन्होंने डायरी पे लिखा था कि इंडिया में जो अलगाववादी है वो जापान के साथ लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि जापान इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी के लोग थे, आर्मी थे, वो ब्रिटिश की सहायता देने के लिए तैयार नहीं थे। तब चर्चिल ने कहा था कि वो इंडियंस से नफ़रत करते हैं। उन्होंने कहा था कि इंडियंस आर अ बीस्टली पीपल विद अ बीस्टली रिलीजन। इसका मतलब है कि इंडियन लोग जो हैं एक जानवर के किस्म के लोग हैं, और इनका जो धर्म है ये जानवर की तरह का धर्म है, यानी कि पिछड़े हुए लोग हैं। और एमरी के अनुसार उनके डायरी में उन्होंने लिखा है कि बंगाल में जब भूखमारी आई थी तो चर्चिल ने कहा था कि वहाँ पर बंगाल में धान्य वगैरह बेचने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडियंस लोग खरगोश की तरह बच्चा पैदा कर रहे हैं, कि बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं, उनको धान्य वगैरह देने में कोई मतलब नहीं है। और लियो एमरी जो है उन्होंने उनके डायरी में लिखा था कि चर्चिल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज़ प्रॉब्लम is similar to King George III's apathy for the Americans। तो ये बैकग्राउंड है यूरोप में, ब्रिटेन का और यूएसए का। और ये सब के बारे में आर्टिकल्स के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये मैंने मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई, ये सब सत्य है। ये लोग इंडिया के बारे में ऐसे समझते थे। और आज दोस्तों ये समय आया है
जब हम हमारा खुद का अंतरिक्ष यान बेचते हैं और हमारा सैटेलाइट मून को बेचते हैं, मंगल को बेचते हैं, हमने हमारे खुद का कोविड वैक्सीन बनाया है और हमने इंडिया में इतने सारे फ्लाईओवर्स, रोडवेज, वाटरवेज, डैम्स बनाए हैं, पेमेंट इंटरफेस सिस्टम बनाए हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम से बने हुए लोग जो है आज की तारीख में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हमारे साइंटिस्ट जो है काफ़ी आविष्कार कर रहे हैं दुनिया भर में और इंडिया में भी। तो वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग हमारे पास वीज़ा लेने के लिए और नौकरी करने के लिए इंडिया में आएंगे। तो मैं जवानों को यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया के जवानों को इंडिया के ऊपर गर्व रखें। ये जो इस तरह के न्यूज़ रिपोर्ट आते हैं, ये सब देखकर इससे प्रभावित न हो जाए। इंडिया सही राह पे है, इंडिया प्रगति कर रहा है और इंडिया आगे चलकर अगले 20-30 साल में इंडिया का जो दबदबा है वो बढ़ने ही वाला है और सारी दुनिया इंडिया की तरफ देखेगी प्रगति के लिए। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप अपना कमेंट लिखिए और हमें बताइए कि आप क्या समझते हो इस विषय के बारे में और आपकी क्या राय है। दोबारा फिर मिलेंगे। जय हिंद।